जोरान ममदानी की चर्चा का हर जगह क्यों हो रही है? ये अमेरिका में भी वायरल है, ये भारत में भी वायरल। कौन है जोरान ममदानी? 34 साल के हैं बाबूजी और मेयर बन गए न्यूयॉर्क के। तो न्यूयॉर्क तो गढ़ है वॉल स्ट्रीट का, न्यूयॉर्क गढ़ है हार्लेम का, न्यूयॉर्क गढ़ है सेंट्रल पार्क का। तो न्यूयॉर्क ऐसा शहर है कि उसका नाम दुनिया भर में है। इनकी पैदाइश कंपाला युगांडा में है, अफ्रीका में। और ये हैं वैसे हिंदुस्तानी मुसलमान। गुजरात से इनका जो परिवार है वो वहां से, गुजरात और पंजाब से आता है। तो जोरान ममदानी ने क्या कहा, हम फ्री बस देंगे। अगर आप काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में और अगर आप मिनिमम वेज पे हैं, फ्री बस से तो बड़ा फायदा हो जाएगा ना। रेंट फ्रीज कर देंगे, क्योंकि रेंट बहुत बढ़ गया। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर देंगे। मतलब अमेरिका में भी लाडली बहना योजना आने वाली है। अब वो आ ही गई है। अमेरिका में क्या है कि लाडली बहन और प्यारी फूफी योजनाएं चलेंगी, हर जगह ये चल रही हैं। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन खट्टर सिंह और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक अतुल सिंह। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। नमस्कार रोहन, क्या हाल है? बढ़िया हाल है सर। सर, आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट की, जो नए मेयर बनने वाले हैं जोरान ममदानी। उनकी बड़ी चर्चा चल रही है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जोरान ममदानी की चर्चा का हर जगह क्यों हो रही है? ये अमेरिका में भी वायरल है, ये भारत में भी वायरल है। कौन है जोरान ममदानी? तो भाई 34 साल के हैं बाबूजी और मेयर बन गए न्यूयॉर्क के। तो न्यूयॉर्क तो गढ़ है वॉल स्ट्रीट का, न्यूयॉर्क गढ़ है हार्लेम का, न्यूयॉर्क गढ़ है सेंट्रल पार्क का। तो न्यूयॉर्क ऐसा शहर है कि उसका नाम दुनिया भर में है। जैसे मुंबई का नाम भारतवर्ष में है और मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, बिजनेस सेंटर है, उसी तरह न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल सेंटर है, बिजनेस कैपिटल है और एक तरह से कल्चरल सेंटर भी है। ब्रॉडवे है, म्यूजियम्स हैं, मुंबई में बॉलीवुड है, हॉलीवुड तो वेस्ट कोस्ट पे है, लेकिन न्यूयॉर्क में कॉमेडी शो हैं। तो न्यूयॉर्क का प्रभाव अमेरिका में और विदेश में बहुत है और गाने भी हैं। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क फ्रैंक सिनाट्रा गा के गया और कई लोग गा के गए। तो न्यूयॉर्क का लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ शहर है। बिल्कुल। और न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक्स हुए थे 2001 में और न्यूयॉर्क में एक समय था कि लोगों को मुसलमानों पे शक था और एक 34 साल का मुसलमान जो कि भाषण में कहता है मैं मुसलमान हूं और अब हमारे 1 मिलियन मुसलमान कॉरिडोर ऑफ पावर में रहेंगे, उसका जीतना कई लोगों को प्रेरित करता है, कई लोगों को भयावित भी करता है। कई लोग डरे आते हैं, कई लोग उससे उससे उम्मीद की खुमार में उड़ने लगते हैं। और उसका कारण ये है कि न्यूयॉर्क ने जो है वोट दिया है, ये नहीं सोचा कि जिसको वोट दे रहे हैं भारतवासी है, ये नहीं सोचा जिसको वोट दे रहे हैं मुसलमान है। उन्होंने एक युवा नेता चुना और कई लोग कहते हैं भाई यही भविष्य है अमेरिका का, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये युवा नेता जो है ये पाइट पाइपर है, ये सपनों का सौदागर है। जैसे माँ ने पिक्चरें बनाई, इसके अतीत में जाएंगे, ये भी जो है इंस्टाग्राम रील बना के सत्ता में आया है। इसने कोई चीज नहीं चलाई है, कोई कायदे की नौकरी नहीं की है। तो दो विचार क्या कई विचार हैं, पर ये मूल दो विचार हैं, पर प्रभाव तो पूरी दुनिया पे पड़ा है। भारत में छोड़ो, बहुत से मुसलमान देशों में बिल्कुल एक खुशी की लहर जो है चल गई है, क्योंकि उनको लगा है कि देखो अब हमने न्यूयॉर्क जीत लिया। तो और बहुत से लिबरल्स में है कि देखो हमने जो है धर्म के नाम पे नहीं, हमने आर्थिक मुद्दों के नाम पे, हमने सामाजिक मुद्दों के नाम पे, हमने एक आदर्श के नाम पे वोट दिया।
बिल्कुल। सर, ज़ोरान ममदानी की थोड़ी जन्म पत्री खोल के देखते हैं। आपने तो बता दिया ये 34 साल के हैं, हाँ, लेकिन इनकी पैदाइश कंपाला युगांडा में है, अफ्रीका में। हाँ, और बिल्कुल है। और ये हैं वैसे हिंदुस्तानी मुसलमान। गुजरात से इनकी इनकी जो इनका जो परिवार है वो वहाँ से गुजरात और पंजाब से आता है। तो एक मिनट। तो ये इनके पिताजी बड़े नामी गिरामी कोलंबिया के प्रोफेसर हैं, और इनके पिताजी जो हैं काफी किताबें लिखे हैं, मेहनती तो हैं, निसंदेह मेहनती हैं, ठीक। और और ये जो हैं काफी नाम कमाए हैं एंटी कॉलोनियल स्टडीज में, बिल्कुल। ठीक है। नाम महमूद इनका है ममदानी। महमूद ममदानी, ठीक है। और ये हर्बर्ट लीमन प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट, प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड अफ्रीकन स्टडीज हैं। तो बड़ी चीज तो है भाई। अच्छा, ये जो है युगांडा में काम किए थे, ये जो है ये जो है दार एस सलाम तंजानिया में काम किए, ठीक है। इसके बाद जो है ये आ गए, मतलब इंडिया में भी रहे हैं, नेहरू सेंटर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में, ठीक है। और इन्होंने बार बार बात की है डीकॉलोनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की, ठीक। इन्होंने जो है बात की है सिटीजन एंड सब्जेक्ट, कंटेम्प्ररी अफ्रीका एंड द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म पे बात की है। इन्होंने बड़ी मशहूर किताब 2004 में लिखी थी, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, अमेरिका द कोल्ड वॉर एंड द रूट्स ऑफ टेरर। और इन्होंने कहा था, एक तर्क दिया था कि आप जिहादियों को, जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनको एक सिपाही मानिए, कैटेगरी ऑफ सोल्जर। और ये फीचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल वायलेंस है, rather than stigmatized as a mark of barbarism, ठीक है। इन्होंने कहा भाई यूएस फॉरेन पॉलिसी ने मिलिटेंट इस्लामिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस के पनपने में, के जन्मने में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि कंडीशंस ऐसी क्रिएट की कि ये पनप पाए। तो ममदानी जी सीनियर महमूद ममदानी जी काफी आइडियोलॉजिकल हैं, और इनकी मुस्लिम आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है। तो देखिए, मैं इनकी बात, चलिए कई बातें इनकी सत्य हैं, कई तथ्य हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है ना कि मुस्लिम इन्वेजन्स ने पुराने कल्चर्स के सारे जो हैं टेम्पल वेम्पल सब तोड़ दिए भाई। मिडिल ईस्ट में आप देखिए, ईरान में कहाँ बचे ज़ोरास्ट्रियन, ठीक। पुराने जो ट्रेडिशंस हैं आप देख लीजिए, जैसे आप देखें अलेवियों का ही क्या हाल किया, परसिक्यूशन किया कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट के कितने छोटे छोटे गुट हैं। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल वायलेंस सब कुछ आप ब्लेम कर दीजिए कि सब भैया गोरे आदमी की करामात है, सब जो है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ा फैशनेबल है और कई वाइट लिबरल इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन ये सत्यपूर्ण सत्य नहीं है। तो बड़े आइडियोलॉजिकल हैं, बड़े मतलब एंटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी प्रो मुस्लिम आइडेंटिटी है। इन्होंने शादी की, या इनसे शादी की मीरा नायर ने। उनके पहले हस्बैंड थे जूइश, दूसरे हस्बैंड थे ये ममदानी जी। ममदानी जी शिया हैं, उसी कम्युनिटी से हैं जिस कम्युनिटी से मोहम्मद अली जिन्ना थे, और गुजराती हैं। और चूंकि ये लोग, ये 12वर कहते हैं, 12वीं हिंदी में शायद 12वीं शिया वो बोलते होंगे क्लैन। ये लोग ट्रेड वेड काफी किए हैं, केले तांजानिया में हैं, युगांडा में हैं, ये लोग कीनिया में हैं, गुजरात, मुंबई, कराची में हैं, बिजनेस में हैं, लॉ में हैं, फाइनेंस में, पढ़े लिखी कम्युनिटी है बड़ी। जिन्ना भी बड़े पढ़े लिखे थे। बिल्कुल सर, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई जो
कॉलोनाइजर्स देके गए थे, वही उस पे वो आते वाली हैं, जगह। वही वाली। तो और ये साहब ठीक है, बड़ी हैसियत तो है। अच्छा, मीरा नायर भी बड़ी हैसियत है। अब मीरा नायर की पृष्ठभूमि क्या है जरा देखें, मैं नोट्स बनाया हुआ हूं। इनके बाबूजी क्या थे, आईएएस अफसर नायर, पंजाबी जी। तो बिल्कुल एलीट बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ तो साहब बहादुर तो आज का राजा है, हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट राज है, बाबू राज है। तो बाबू की बिटिया है ये, ठीक। चले, पढ़ी कहाँ ये, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी माता जी, लोरेटो कॉन्वेंट, टारा हॉल, शिमला, बिल्कुल। जहां जहां एक जमाने में अंग्रेज अपने बच्चों को भेजते थे। उसके बाद ये मिरांडा हाउस गई, उसके बाद ये हार्वर्ड आ गई। उस जमाने में हार्वर्ड आना ही बहुत मुश्किल था, या तो बड़े बिजनेसमैन के बच्चे आते थे या आईएएस के बच्चे आते थे। तो पूरा इन्होंने मक्खन मलाई खाई इंडियन सिस्टम की, फिर यूएस सिस्टम की। उसके बाद इन्होंने बनाई सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग जैसी पिक्चरें, नामी गिरामी हो गई। लेकिन देखें आप, ये सारी एंग्लिसाइज्ड पिक्चरें हैं भारतवर्ष पे। इन्होंने हिंदुस्तान बेचा दुनिया को। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो हैं ये भी एलीट हैं, ठीक। अच्छा, मजे की बात यह है कि मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी रिलीजियोसिटी की बात बहुत करते हैं जोहरान, और इनका मिडिल नेम है क्वामे, क्योंकि पिताजी अफ्रीका में पढ़ाए, जोहरान क्वामे ममदानी। लेकिन इनका जो है कह लीजिए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, उससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो बड़ी मजेदार बात है। जैसे ये बहुत देखने को मिलता है, खासकर जब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो कम होता है, हिंदुस्तान में कोई पिताजी मुसलमान होंगे, माँ हिंदू होंगी, तो कोई हिंदू नाम नहीं, कोई हिंदू नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। ये बात मैंने अमजद अली खां के बड़े लड़के के साथ भी देखी है, उससे मैं मिला हुआ हूँ, काफी अहंकारी है, पर उसमें भी यही है, बार बार जो है कभी ऐसा नहीं है कि मजाक में भी हनुमान, या हालांकि संगीत बजाता है, संगीत में बिल्कुल सरस्वती वंदना वगैरह करता होगा, लेकिन बात यह कि ये आइडेंटिफाई बहुत ज्यादा करते हैं इस्लाम से और दूर भागते हैं अपने ननिहाल से। तो खैर, कम से कम कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे तो वो कल्चरल आइडेंटिटी जोहरान भी नहीं दिखाते। अच्छा, जोहरान कहाँ पढ़े हैं? जोहरान पढ़े हैं बैंक स्ट्रीट, बड़ा प्राइवेट स्कूल है, बड़ा महंगा है, बोर्डन कॉलेज। अब आंकड़े हमारे दर्शकों को कन्वर्ट करके बता दो भाई, कितना लगता है वहां पढ़ने का। जैसे कि जो स्कूल है, ये क्रिस्टोफर रोपर शेल का आर्टिकल है, उसने सब किया बताया हुआ है। इन प्री स्कूल ट्यूशन है $37,554, ठीक है। तो मतलब लगा लो 3 लाख रुपए साल का, ज्यादा ही हो जाएगा सर। नहीं, 3 लाख वो कन्वर्जन कर लेना। अच्छा, मिडिल स्कूल है 68,793, मान लो 6 लाख से ऊपर, ठीक। बिल्कुल 6 लाख 3 लाख, ये तो इनके स्कूल का दाम हो गया। ये सालाना है सर, और हर साल का है, एक साल का सालाना है। और फिर ये बोर्डन कॉलेज गए, उसमें और पैसा लगता है, वहां तो $85,000 लगता है सर। और ये प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेज है। अब लगा लो वो तो नहीं ज्यादा है। ये 30 लाख हुआ, 30 लाख और 60 लाख, मैं गलत बोल गया। बिल्कुल सर, बहुत 30 लाख, 3 लाख नहीं, 30 लाख और 60 लाख, माफ करें सब लोग मुझे, मतलब गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो 30 लाख और 60 लाख और 85, मान लो कितना हो गया, 80 लाख, 70-80 लाख हो गया साल का। तो भाई गरीब आदमी तो ये नहीं है, ठीक। एक इनको टर्म दिया है
वही क्रिस्टोफर रूपर शेल ने इनको कहा है कि भाई ये ब्राउन प्रिविलेज से आते हैं। ये टर्म अब चल रहा है। गोरे किसके लिए ब्राउन प्रिविलेज यूज कर रहे हैं? आपके पिताजी बड़े रईस, आप नौकर चाकर में पले बढ़े, या आपके पिताजी आईएएस, आपने अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, या आपके पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट, या आपकी माता पिता मीरा नायर और महमूद ममदानी, आपने कभी नौकरी नहीं की कोई, आप हिप हॉप आर्टिस्ट थे, वो भी फेल्ड, फिर आप असेंबलीमैन बन गए, आप में स्टार पावर तो है, और आप असेंबलीमैन बन गए, और असेंबलीमैन 5 लोगों का ऑफिस होता है, और फिर अचानक आप सड़क फाके, ये तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी कैंपेनिंग की, मैसेज पे रहे, मुस्कुराए, मुद्दे सही उठाए, कैंपेन तो गजब की जोहरान ने, दाद देनी होगी। लेकिन आप हैं लकी स्पर्म क्लब के मेंबर, और आप हैं रईसजादे, और आप बात कर रहे हैं समाजवाद की। बिल्कुल। तो जैसे भारत में मुलायम सिंह यादव के लड़के बात करते हैं समाजवाद की, समाजवादी पार्टी में ही है अखिलेश यादव, बिल्कुल। लालू की याद औलादें भी कहते हैं समाजवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी भी समाजवाद की बात करते हैं, बिल्कुल। और ये सब हैं बड़े बाप के बच्चे। तो यही साउथ एशियन मॉडल की एलीट पॉलिटिक्स के प्रिविलेज हैं। बल्कि इनके लिए क्रिस्टोफर रूपर शेल ने कहा, जोहरान ममदानी, द सन ऑफ एलीट पेरेंट्स एंड रेज्ड इन प्रिविलेज, champions socialist policies while enjoying capitalist comforts. Critics argue he exploits identity politics and white guilt, pushing third world socialism doomed to fail in America. Despite slick messaging, his economic ideas are incoherent, hypocritical, and risk harming the working class he claims to help. अब ये एक क्रिटिक है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जोहरान ममदानी is the great hope of America. He is proof of the fact that America can strike back, that you can have the son of immigrants get to the top job in America's top city. तो दो विचार हैं, बिल्कुल। और लोग नाराज हो जाते हैं, लोग मुझ पे भी नाराज हो जाते हैं। अगर मैंने कह दिया जोहरान ने अच्छी कैंपेन चलाई है तो कुछ रिपब्लिकन नाराज हो जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया कि भाई जोहरान भैया ब्राउन प्रिविलेज का बच्चा है, जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं किया है, कैंपेन में मेहनत की पर संघर्ष नहीं किया है ना, तो लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं जी, आप खिलाफ हो, अपने ही लोगों के खिलाफ हो। तो इमोशनल अत्याचार बहुत हो रहा है, सेंटिमेंट बहुत हाई है। लेकिन ये एलीट के हैं, क्वोमो भी एलीट के बच्चे थे, बिल्कुल। उनके बाप गवर्नर थे। तो न्यूयॉर्क में 2 एलीट के बच्चे लड़े, और इंडियन एलीट के बच्चे ने पटकनी दे दी इटालियन एलीट के बच्चे को। बिल्कुल, ये कहानी है, यही कहानी है। लेकिन मेरे को इसमें जानना है कि न्यूयॉर्कर्स ये दोगलापन क्यों नहीं देख पाए। एक तरफ जोहरान ममदानी इतने ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं जिसकी फीस आम अमरीकी नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि वो समाजवाद लाएंगे, और वो लेक्चर दे रहे हैं कि अमेरिका को कैपिटलिज्म ने तोड़ दिया है। और ये मेरे को तो कभी कभार लगता है कि जोहरान ममदानी भारतीय नेताओं से बहुत प्रेरित हो गए हैं, क्योंकि ये भी रेवड़ी कल्चर वहां लाना चाहते हैं। इनको भी शौक है मुफ्त की बस रेंट रोक दे। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स अमेरिका में कैसे चल सकती है, आप बताइए सर। चल रही है क्योंकि लोग, अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत हाई हो गई है। जोहरान ममदानी को दाद देनी होगी। जो मुद्दे लोगों को चुभ रहे थे उन सारों की बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो जोहरान ममदानी ने क्या कहा, हम फ्री बस देंगे। भाई अगर आप काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, और अगर आप मिनिमम वेज पे हैं, जो कि अब बहुत लोग हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, ठीक, फ्री बस से तो बड़ा फायदा हो जाएगा ना। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो वही दिल्ली में भी फ्री बस दी थी अरविंद केजरीवाल ने, सिर्फ महिलाओं को दी थी। इन्होंने तो कहा हम बस ही फ्री चला देंगे, चलिए अच्छी बात है।
रेंट फ्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लोग कष्ट में हैं। ये अगर आपने कहा कि हम रेंट फ्रीज कर देंगे तो लोग कहते हैं भाई मेरे दुख दर्द को समझ रहा है ये, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर देंगे, ठीक। और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर भी इंपॉर्टेंट है। मान लें कि आप काम करते हैं, आप स्कूल टीचर हैं और चाइल्ड केयर बहुत महंगा है यूएस में, तो बहुत समय क्या होता है, औरतें काम करना बंद कर देती हैं। इकोनॉमिस्ट की एक स्टोरी है कि लोग अब ट्रैड वाइफ्स बन रही हैं, ट्रेडिशनल वाइफ्स। क्यों? क्योंकि काम अगर करती हैं तो बच्चों का भी ठीक से ख्याल नहीं होता है और 4 पैसे आ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब चला आ रहा है, टैक्स में चला आ रहा है, फिर चाइल्ड केयर में चला आ रहा है, तो बचता क्या है। तो जो जैसे दिक्कतें जो न्यूयॉर्क की हैं, इन्होंने दुखती रग पे हाथ रखा। तो इसके लिए तो आपको दाद देनी होगी। पॉलिटिशियन गजब हैं, इनकी टीम भी बड़ी गजब है और इंस्टाग्राम युग के आइडियल कैंडिडेट हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, जो इन्होंने वायदे किए, जो वायदा किया था निभाना पड़ेगा, है वो ये कर भी सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं। पहली चीज कि ये जो है मेयर तो कंट्रोल ही नहीं करता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी को, ठीक है। ये तो सिटी काउंसिल करेगी और ये तो इनके हाथ में ही नहीं है। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर $5 बिलियन लगेंगे, वो पैसे कहां से आएंगे। मिनिमम वेज ये कहते हैं, ये भी न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है, ठीक। रेंट फ्रीज की इन्होंने बात की, ठीक है। अब वो क्या है, एक रेंट गाइडलाइंस बोर्ड है। अच्छा, ये अपॉइंट कर सकते हैं लोगों को, पर रेंट फ्रीज करना रेंट गाइडलाइंस बोर्ड का काम है। तो भाई मेयर का काम क्या होता है, पुलिस चलाना, कचरा उठवाना, जो है हाउसिंग बनवाना। अब मैं हमेशा कहता हूं कि भाई न्यूयॉर्क की दिक्कत डिमांड साइड है कि सप्लाई साइड, दोनों है थोड़ा। अब आपने रेंट फ्रीज कर दी तो क्या होगा कि कोई रेंट पे ही नहीं देगा, मुंबई जैसा शहर हो जाएगा, आपका सड़ जाएगा। उससे अच्छा यह है कि आप जो है आसान करिए बिल्डिंगें बनाना। न्यूयॉर्क में 30 से 40% तो सिर्फ खर्चा आ जाता है रेगुलेशंस पूरे करने में। मैं हार्लेम में था अभी, आज ही न्यूयॉर्क जो है, आज ही मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं इसके तुरंत बाद। न्यूयॉर्क में अगर आप पैदल चलें, कितनी बोर्डेड अप बिल्डिंग्स हैं, मतलब पड़ी हुई हैं, वेकेंट लॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि बनाना मुश्किल है। मेरे दोस्त जो रियल एस्टेट में कहते हैं इतना सरदर्द है कंस्ट्रक्शन करना, और उसकी वजह से कॉस्ट से तो एक सप्लाई साइड शॉर्टेज है। तो वो सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो रेंट अपने आप कम हो जाएंगे। फिर आप और कई कर सकते हैं कि भाई प्राइवेट इक्विटी खरीद ना पाए हाउसिंग को, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, ठीक, कंपटीशन हो, ठीक है, कि ये नहीं हो मोनोपोली हो। तो आप और चीजें कर सकते हैं, इनोवेटिव आप लेजिस्लेचर के साथ काम कर सकते हैं। पर इन्होंने जो वायदे किए हैं वो झूठे वायदे, ये स्वप्न बाग दिखा रहे हैं। कि इन्होंने कहा, जैसे वो पहुंचता है ना आशिक लहराते हुए लड़की के पास, आशिका के पास, आशिका नहीं, लड़की के पास, कहता है कि डार्लिंग मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी दूंगा, मैं तुम्हें मोती का ताज दूंगा, अरे मोती का हार दूंगा, मैं तुम्हें हीरे जवाहरातों का ताज दूंगा, ठीक है। और अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ तुसी पैसे कित्थे से आएंगे, पैसे कहां से लाओगे, चलाते रहे हो साइकिल, बैंक लूटोगे क्या है, बैंक लूटने के लिए कट्टा कहां है तुम्हारे पास। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ज़ोहरान ममदानी के साथ। और ये वायदे तब कर रहे हैं जब अमेरिका में एक डेट क्राइसिस है। अमेरिका में जो है डेट जीडीपी रेशियो अब 120% से ज्यादा हो चुका है।
2030 तक 140 हो जाएगा। न रिपब्लिकन दिलचस्पी दिखा रहे हैं कर्जा कम करने के लिए, न डेमोक्रेट। हर आदमी अब जो है पैसे ही बांट रहा है, पैसे ही फेंक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं मैं $2000 का चेक दे दूंगा। ठीक है, तो मतलब अमेरिका में भी लाडली बहना योजना आने वाली है। अब वो आ ही गई है। अमेरिका में क्या है कि हाँ, लाडली बहन और प्यारी फूफी योजनाएं चलेंगी, हर जगह ये चल रही हैं। भैया न्यूयॉर्क में ऑलरेडी मार्जिनल इनकम टैक्स रेट 51.76% है, हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, मान लें इसको बढ़ा दें, आप 70 कर दें, 75 कर दें, कह रहे हैं टैक्स बढ़ाएंगे, पावर ही नहीं है इनके पास बढ़ाने का। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, है ना? तो वायदे बड़े किए, और इन्होंने तो नेहरू को कोट किया। अब नेहरूवियन सोशलिज्म भी तो एलीट ने किया था। नेहरू तो पढ़े थे कहां से? भारत से भी नहीं पढ़े थे। वो गए थे हैरो, विंस्टन चर्चिल के स्कूल। इसीलिए विंस्टन चर्चिल और नेहरू एक ही अंदाज में बोलते थे। शायद एलोक्यूशन टीचर ही एक रहा होगा। Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour. याद आया? बिल्कुल, While the world sleeps, India wakes to glory and to freedom. अब जोहरान ममदानी ने उसको अमेरिकी एक्सेंट में उस इतनी अच्छी स्पीच को कबाड़ दिया, उसका हलवा बना दिया। लेकिन बात यह है कि जोहरान ममदानी नेहरू को कोट कर रहे हैं। वही एलीट सोशलिज्म आईएएस ने ही चलाया था, लाइसेंस परमिट कोटा राज। आईएएस ने ही दिया था भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सारा पावर किसके हाथ में था भाई? गोरा आदमी गया बंगला छोड़ के 47 में, भूरा आदमी घुस गया उसमें, और नौकर चाकर और बढ़ गए। बिल्कुल, मेहनत करना बंद कर दिया। वो कौन सा अब गैजेट लिखता है आज का आईएएस? पुराना आईसीएस तो बड़ा मेहनती था। तो यथार्थ यह है कि जो पैटर्नलिस्टिक मॉडल है सोशलिज्म का, कि हम बताएगा कैसे चलना है, ये वही कर रहे हैं। ये तो खुद रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट में रहते हैं बाबूजी। तो वही एलीट सोशलिज्म इनके नाना नेहरू के वो थे, चंपू। आईएएस राज कर दिया था नेहरू ने, और इंदिरा ने तो खासकर। और अब जो है आईएएस के नाती सोशलिज्म लाएंगे। तो थर्ड वर्ल्ड सोशलिज्म ये न्यूयॉर्क में लाने के बिल्कुल अंदाज में है। दिक्कतें इन्होंने जो कही हैं, जैसे नेहरू ने भी जो दिक्कतें कही थी सही थी, और नेहरू की कई नीतियां भी सही थी। भाई आपको बड़े प्रोजेक्ट लगाने थे, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए था। भाखरा नांगल टाटा नहीं कर सकते थे, बिरला नहीं कर सकते थे। ठीक है, किया। आईआईटीज स्टेट ही बना सकता था उस समय, लेकिन अब आईआईटीज कितनी विकृत हो गई है। कोचिंग इंडस्ट्री है कोटा में, फॉर प्रॉफिट वेंचर्स हैं, लोगों को सरकारी नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में घुसेड़ने के लिए। आईएएस की कोचिंग कितने लोग चलाते हैं, सरकारी नौकरी। तो बड़ा मार्केट डिस्टॉर्शंस इतने आ गए कि इंडिया उससे कभी उभर ही नहीं पाया है। क्योंकि बाबू को अगर आप जो हैं पटा के न रखिए तो आप धंधा ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है। तो ममदानी का की एक नीतियां यथार्थ से जुड़ी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कोई चीज चलाई नहीं है। 5 लोगों का ऑफिस से चलाते थे उसके, और एक कैंपेन चलाई है इन्होंने, और लोग कह रहे हैं देखो कितने अच्छे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। देखते हैं, ठीक है, हो सकता है ठीक चला लें। मैं आशा करता हूं अच्छा चलाएं। न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चला पाएंगे। तजुर्बा नहीं है, बिल्कुल संघर्ष नहीं किया है। इनको भी यूनियन से झगड़ना होगा, यूनियन कहेगा और तनख्वाह दीजिए, ब्यूरोक्रेसी से झगड़ना होगा,
क्राइम कंट्रोल करना होगा, तो देखते हैं क्या होता है। सर इसकी जोरान ममदानी की जो स्पीच थी ना, आपने तो नेहरू के तीन बारे में दफे बताया। देखी है, 3 दफे देखी है। हाँ जी। उसकी बात करते हैं 1 मिनट में। बड़ी मजेदार चीज यह है कि जोहरान को अंग्रेज बड़ा पसंद करते हैं। रोरी स्टुअर्ट और एलिस्टर कैम्पबेल, द रेस्ट इज पॉलिटिक्स, यूके का, ब्रिटेन का सबसे सफल पॉडकास्ट चलाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने बोला देखो ये स्माइल करता है, मैसेज पे रहता है, बड़ा अच्छा कैंपेन करता है। अपने विलियम डैलरिम्पल, जिनको लोग कहते हैं प्ले बॉय ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड, मतलब हैं गोरे, लेकिन एक जमाने में जब आते थे ना अंग्रेज, लॉर्ड ऑक्टलनी की 13 बीवियां थी। वो रोज सैर पे निकलते थे दिल्ली में अपने हाथी पे, और उनकी 13 बीवियां निकलती थी 13 अलग हाथियों पे। तो विलियम डैलरिम्पल को लोग कहते हैं आज का लॉर्ड ऑक्टलनी। तो विलियम को, बली आम को, हमारा बली आम बड़ा शक्तिशाली मैंगो, हमारा बली आम बड़ा अच्छा राइटर है, गिफ्टेड आदमी है, वैसे लिखता गजब है। उसकी किताब जो है द एनर्की मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन है वो एलीट, वो भी एलीट है, उसको भी बड़ा पसंद है। जोहरान ममदानी कहता है उसके माँ बाप मेरे पॉडकास्ट पे आए जी। तो ये जो ब्रिटिश अपर क्लास है उसका ये डार्लिंग है, क्योंकि ये ये इंडियन अपर क्लास है। ये उस क्लास का बंदा है जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे। बिल्कुल। अंग्रेजों ने आईसीएस से ही चलाया था ना, तो ये बड़ा प्रिय है और बड़ा बड़ा गुणगान कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि बिल माहर ने इसको क्रिटिक किया है, जो कॉमेडियन है लॉस एंजलिस में। इयन ब्रेबर ने भी जो है शक की निगाहें उठाई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, सबको जो है इसकी आर्थिक नीतियों पे काफी शंका है, काफी शक है। मुझे भी है भाई, न्यूयॉर्क चलाएगा ग्रोसरी स्टोर्स, बताओ वो पैसा आप स्कूल में लगाओगे, वो पैसा पुलिस में लगाओगे, क्योंकि पैसे कम होते हैं। आप पैसे कहाँ लगा रहे हो? अब जैसे आईआईटी गांधीनगर की बात करता हूं, जहां मैंने पढ़ाया है, वहां ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है ठीक से। वहां जो फैकल्टी रहती है वो बिल्कुल 5 सितारा रिजॉर्ट में रह रही है, और बगल में गांव में अगर कोई अच्छा स्विमर है तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो पैसा जब आप लगा रहे हैं तो आपको कैपिटल और टैलेंट अच्छी तरह एलोकेट करना है। सोशलिज्म की बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो बाबू डिसाइड करता है और वो बड़ा इनएफिशिएंट होता है। सब जगह नहीं, नॉर्वे स्वीडन में अच्छी तरह चलता है, पर वहां जो है एक एलिटिज्म नहीं है, ठीक है, और वहां पर भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। पर बात मैं कह रहा हूं कि जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच की वजह से इतनी ब्रैश थी और धूम मचा ले। अरे धूम का मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल ही एक्सप्लोड कर दो ना, धूम है, मचाओ की धूम मच गई। धूम धड़ाका पटाखे छोड़ते हो दिवाली में तब होता है। तो अंगूठी पहन के हाथ में 10 ठो वो बांध के धागे, मतलब इतने रौद्र रूप में, रौद्र तो नहीं लेकिन इतने ब्रैश, इतना मतलब ढिकचिक ढिकचिक अंदाज में ये भाषण दिए कि एक बैकलैश या कहें व्हाइटलैश वो तो आएगा। बिल्कुल। क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक आपने बजाई, वो भी हिंदी में जीतने के बाद, इंग्लिश तो बजाई नहीं। बिल्कुल। लोगों को मिसिसिपी में वो कहाँ समझ में आएगी, वो कैंसस में कहाँ समझ में आएगी, वो जो है नेवाडा में या मिशिगन में थोड़ी समझ में आएगी। वो देखेंगे, अरे वो कहेंगे अब इमिग्रेंट ही चलाएंगे इस देश, इस मुल्क को। तो उनको थोड़ी तो दिल में सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देखते ही देखते हो गए हम पागल। तो पागल पर बढ़ेगा। तो वो ये जोहरान को देख के यही सोचेंगे ना कि अगर कोई मुसलमान नेता ऐसी स्पीच दे दे हिंदुस्तान में, या ऐसी स्पीच दे दे जर्मनी या फ्रांस में, तो हलचल तो मच जाएगी ना। बिल्कुल। तो
सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। तो अब दिल में हलचल अमेरिका में जाग गई है, तो एक मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा हिंदुस्तानियों के खिलाफ बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से जो पॉलिटिशियन एग्रेसिव हो रहे हैं वो भारतवासी हैं, लेफ्ट के भी राइट के भी। विवेक रामास्वामी ने एरोगेंट बातें की, अरे देखो इनको मैथ्स नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, चीयर लीडर। माना उस बात में भी काफी तथ्य है, ठीक है, लेकिन भैया अगर हिंदुस्तान, अगर भारत इतना अच्छा था तो क्यों रह रहे हो ना, चले जाओ वापस। आपके माँ बाप क्यों आए? आप माइनॉरिटी हो, आपका जो है आपकी चमड़ी अलग रंग की है, तो कम से, और आप यहाँ इमिग्रेंट अभी जुम्मा जुम्मा आए हो। भाई हमारे को ऑथर ग्लेन कार्ल, उनके कितने परिवार के सदस्य लड़े हैं 400 साल से, ये हाँ 300 साल से, 1620 में आए मेफ्लावर, तो ठीक है 400 साल हो गए भाई। तो 400 साल से उन्होंने अमेरिका बनाया, वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में। भाई हमारा परिवार तो भारतवर्ष के लिए लड़ा ना, हिंदुस्तान के लिए, हमारा खुद का। जोहरान का परिवार तो किसी के लिए नहीं लड़ा, नहीं। मक्खन मलाई, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, लुत्फ उठाया है, शैंपेन सोशलिज्म या लागोश कावियार जो फ्रेंच बोलते हैं, कावियार खाते हुए लेफ्ट वाले, तो इन्होंने तो वो आनंद उठाया है, आनंद ही आनंद। तो अगर अब आप बोलेंगे ये मुल्क हम अपनी तरह से चलाएंगे, तो लोगों को लगे यार हम यहाँ अचार डाल रहे थे क्या। तो ये बड़ा ब्रैश बिहेवियर रहा है, व्यवहार कुछ ज्यादा ही ढिकचिक ढिकचिक रहा है, कुछ अहंकारी रहा है। और जीत में आपको विनम्र होना चाहिए, जीत में थोड़ा सा रावण नुमान हो गए, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, इनका कहाँ रहेगा। तो एक बैकलैश, वाइटलैश आएगा माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और खासकर भारतवासियों के खिलाफ। और उसका कारण जोरान ममदानी भी हैं, विवेक रामास्वामी भी हैं, अपने रो खन्ना भी हैं, वो भी बहुत चबड़ी आते हैं। अच्छा, उनके नाना जी ने भी इमरजेंसी का समर्थन किया था, कांग्रेस नेता थे। भैया कमला हैरिस के भी नाना आईएएस अफसर थे, तो आईएएस अफसरों की अच्छी जो है, अच्छी के नातियों की और नतनियों की अच्छी बनाई है अमेरिका में, बिल्कुल। लेकिन खतरे की घंटी यह है कि अब टेक्सन रिपब्लिकन क्रिस्टोफर रूपर शेल जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, और ये शब्द अब चलेगा कि ब्राउन प्रिविलेज, एलिटिस्ट पॉलिटिक्स, थर्ड वर्ल्ड सोशलिज्म, ये सब चीजें जो हैं अब धीरे धीरे अमेरिकन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आएंगी। तो मेरे हिसाब से जोहरान ममदानी का जीतना हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए काफी खतरनाक है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल, तो ये एक प्रतिक्रिया आएगी। सर, हिंदुस्तानियों और भारतवासियों के लिए तो अलग, मेरे को तो लग रहा है ये अमेरिका के लिए ही बहुत खतरनाक होने वाला है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। जोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में 2 लाइनें ऐसी बोली जो सुन के मैं भी हैरान हो गया। उसने बोला, और मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. To every New Yorker, this is your city and the democracy is yours too. अमेरिका के सबसे बड़े शहर में आप मेयर जीत के आए हैं, आप किसी को अमेरिकन ही नहीं बोल रहे हैं। यमनी बोडेगा, मैक्सिकन, सबके देशों के बारे में उसने बताया। ये बहुत बड़ी बात तुमने कह दी, पूरी करो, बहुत बड़ी बात। तो मैं अगर गोरा होता और मैं ये स्पीच देख रहा होता, मैं तो सीधा बोलता कि अरे ये कैसा बंदा है ये। हमने इतने 100 साल 200 साल के न्यूयॉर्क को खड़ा किया, विश्व का सबसे बड़ा शहर बनाया, और अब तुम जिन्होंने बनाया अमेरिकियों ने, तुम उन्हीं को धन्यवाद नहीं बोल रहे। तो ये कैसा पॉलिटिक्स जोरान ममदानी ला रहे हैं। ये क्रिटिक उसने किया क्रिस्टोफर रूपर शेल ने, और ये कई लोग कर रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब आप खेलने लगते हैं
कि जब आप इंडियन अमेरिकन हैं, जब आप यमनी अमेरिकन हैं, जब आप ये हैं वो हैं, तब आप अमरीकी कहाँ रहे। इसमें बराक ओबामा ने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी, देयर इज नॉट अ लेफ्ट अमेरिका, देयर इज नॉट अ राइट अमेरिका, देयर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो यूनिफाइंग फिगर बनने की कोशिश किए, तब भी उनके खिलाफ बैकलैश हुआ, लेकिन बराक ओबामा ने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि अमेरिका को एकजुट करने की। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं खेला उन्होंने इस तरह। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ लोगों ने खेला है, केन्या में खेला है, हर बहुत से देशों में खेला है। उसका अंजाम हमेशा खराब होता है। फिर लोग वोट देते हैं जात पे, यादव यादव को देगा, ठाकुर ठाकुर को दे रहा है, ब्राह्मण वोट ब्राह्मण नेता या उसके पास जाएगा जो ब्राह्मणों के मुद्दों का समर्थन करेगा, और मुसलमान वोट देंगे कि भाई हम 4 शादी कर सकते हैं और हम तलाक 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 करके बीवी को घर से निकाल सकते हैं और एलिमनी नहीं देंगे। शाहबानो केस तो यही था ना। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक है, और ये बात सच है कि लोग डरे हैं। लोगों ने भैया अपने अमरीकियों ये नहीं बोला कि हम सब एक हैं। बिल्कुल। तो आप तो मतलब अपील कर रहे हो, और इस पे मजाक भी बनाया कि ये मतलब एटलस की नॉलेज दिखा रहे थे। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खतरनाक खेल है, और मैं सहमत हूं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खतरनाक सिर्फ ओरिजिन को लेके नहीं है कि भैया मैं जो है क्रिश्चियन हूं तो मैं अबॉर्शन पे ही वोट करूंगा, मेरी आइडेंटिटी रिलीजन है, मैं LGBTQ+ पे ही वोट करूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा किसी और मुद्दे पे। तो हर डेमोक्रेसी के लिए 2 खतरे होते हैं। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की छितरा जाए समाज, और भारत के लिए भी है, इंग्लैंड के लिए भी है, जर्मनी के लिए भी है, फ्रांस के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। वो मुद्दा हर डेमोक्रेसी को जूझना पड़ता इससे। और दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप्स, कि जब आप नीतियां बनाएं इसलिए कि कोई आपको पैसे दे दे, कोई आप पे दबाव डाल दे, तो फिर क्या होता है कि आप जो हैं, मान लीजिए आपको स्कूल सुधारने, और टीचर यूनियन बड़ा तगड़ा है, और टीचर यूनियन आपको डोनेशन भी देता है, वोट भी देता है, और मान लीजिए उनकी रिटायरमेंट एज आपको थोड़ी सी बढ़ानी है, या उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं, या जो भी उनके पेंशन कम करने हैं, जो भी। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा टीचर ज्यादा तनख्वाह खा रहे हैं, मैं क्या एक बस एक परिकल्पना कर रहा हूं। तो आपको जो है उस यूनियन के हित में नहीं, समाज के हित में निर्णय लेना है। उसी तरह अगर बस ड्राइवर का यूनियन है, या किसी और का यूनियन है, या जो सब लोग समझते हैं कि आपको बिलियनर ने पैसा दे दिया, इलॉन मस्क ने पैसा दे दिया, तो आपने उसको सब्सिडी दे दी। तो आपकी पॉलिटिक्स क्या होती है, वो इंटरेस्ट ग्रुप के हाथ हो जाती है, या तो जिसके पास पैसा है, या जो आप पे दबाव डाल सकता है, जो आपको वोट दिला सकता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को तोड़ के रख देता है, उसको बिल्कुल चीड़ फाड़ के बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये खेल अमेरिका के सारे ही नेता खेल रहे हैं। जोहरान इसमें, सारे तो नहीं कहना चाहिए, अधिकांश खेल रहे हैं, कुछ अपवाद हैं। जोहरान इसमें कोई बहुत अलग नहीं है, लेकिन स्पीच से, वो मैंने कहा था ना, उस स्पीच से लोगों को लगेगा कि भाई बार बार बोला मैं सोशलिस्ट हूं, मैं मुस्लिम हूं। मुझे एक आंटी जी मिली थी, अंग्रेज, यहां अब आके रह रही हैं, अमेरिका में, अमेरिकी हो गई हैं। तो उनको जोहरान बड़ा पसंद था। बोली मैं होपफुल हूं, वो मुद्दों की बात कर रहा है, महंगाई और ये, और परसों ही मुझे एक लेखिका मिली थी, गोरी ब्लॉन्ड, मैकिंजी में काम की हुई, उनको भी जोहरान बड़ा पसंद है। लेकिन दोनों को विक्ट्री स्पीच अच्छी नहीं लगी जोहरान की। समर्थकों को भी, बहुत से गोरो समर्थकों को लगा कि यार ये थोड़ी अति कर रहे हैं। और मेरा भय ये है कि इन्होंने कभी चलाया नहीं है, इनको सफलता बहुत जल्दी मिल गई है 34 साल पे। मेरा भय ये है कि बौरा जाएंगे, मदमस्त हाथी हो जाएंगे, और गलतियां करेंगे।
और खामियाजा ये तो भुगतेंगे नहीं, ये तो अब आजीवन हीरो रहेंगे। अगर ये कतर गए तो ये हीरो हैं, ये मुसलमानों के हीरो हैं, ये इंडिया के लेफ्ट के हीरो हैं, ये पाकिस्तान के हीरो होंगे, ये अफ्रीका के हीरो होंगे। तो ये अब कंपनियों के बोर्ड में, नॉन प्रॉफिट के बोर्ड में जिस दिन न्यूयॉर्क मेयर नहीं भी रहेंगे, उस दिन के बाद भी ये स्पीकिंग फीस लेंगे, भाषण देंगे। इनका जीवन तो अच्छा चलेगा, इन अगर भाग्य न पलट गया तो इनका जीवन तो अच्छा चलेगा। इनके शब्दों का खामियाना भुगतेंगे बाकी लोग, और इनके कर्मों का फल मिलेगा न्यूयॉर्क की जनता को। इनका जीवन तो, इनके नाना का जीवन अच्छा चला, इनके माँ बाप का जीवन अच्छा चला, इनका भी अच्छा चलेगा, अच्छी बात है। ये तो विनिंग साइड ऑफ हिस्ट्री में है, दे बिलोंग टू द विनिंग साइड ऑफ हिस्ट्री, अच्छी बात है। लेकिन अंजाम मुझे नहीं लगता बड़े अच्छे होंगे। इफ यू सो द विंड यू रीप द whirlwind, कहावत है। सर, आप इतिहास बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अर्थशास्त्र जानते हैं, आप कूटनीति जानते हैं कूटनीति भी अच्छे से जानते हैं। तो मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है जो जोरान ममदानी ने अपनी कैंपेन में कही थी। पहली तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुल के आलोचना की थी और खुल के बोला था कि मोदी के समय में गुजरात में मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और दूसरा, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी बहुत आलोचना की थी। इतना तक बोल दिया था कि अगर बीबी नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो वो उनका अरेस्ट करवा देंगे। तो ये मेयर हैं या ये कुछ इनकी और भी ये चाहते हैं कि और भी सेनेटर भी बन जाए, हो सकता है सेनेटर बन जाए हिलरी क्लिंटन की तरह। लेकिन बात यह है कि ये तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जेनोसाइड किया, और कई लोग ये मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने दंगों में बहुतों को मरवाया और ये अपार्थाइड मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो लेफ्ट मानता है, बहुत सारे लोग मानते हैं लेफ्ट के अमेरिका में। हिंदू फैशिज्म की बात चलती है, हिंदू सुप्रीमेसिज्म की भी बात चलती है, जो कि व्हाइट सुप्रीमेसिज्म से मिलता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, और इनकी माँ लेफ्ट की हैं काफी, हैं वो तो एंटी भाजपा हैं, एंटी बीजेपी। उन्होंने शादी भी की है मुसलमान से, तो गुजराती मुसलमान से, और इनके फादर तो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी से बड़ा चिपक के रहते हैं। तो इनको बिल्कुल मोदी लगते होंगे, एंटी अपार्थाइड। लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है कि मैं मान लीजिए आपके दोनों आलोचनाओं से पूर्णतः तो नहीं, लेकिन कुछ सहमत हूं कि भाई बीबी नेतन्याहू ने अत्याचार भी किया है, करप्शन भी किया है। नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिए हैं जो कि नहीं देने चाहिए, और दंगे की भी आलोचना है कि दंगों में ठीक से काम नहीं किया, चलो ठीक। लेकिन आप मुझे ये बताएं साहब, आप युगांडा के डिक्टेटर की कभी आलोचना नहीं करते। आप LGBTQ+ की बात करते हैं न्यूयॉर्क में, और युगांडा के डिक्टेटर ने बांस कर दिया है लोगों का, बड़ा कंजर्वेटिव है, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलते। किसी काले डिक्टेटर के खिलाफ आप कभी नहीं बोलते, हमास के खिलाफ आप कभी नहीं बोलते, और मतलब अदमरा। और आपके पिताजी कहते हैं कि भाई सुसाइड बॉम्बर एक तरह का सिपाही समझना चाहिए। सही में तो ये थोड़ा सा जो है उससे खटकती है। और ये कहना कि आप अरेस्ट कर लेंगे, भाई आपके पास पावर क्या है? आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, आपके पास राइट नहीं है अरेस्ट करने का। इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट करने का काम न्यूयॉर्क पुलिस का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा FBI कर लेगी, है ना, या फेडरल करेगी। तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी कर सकते हैं अगर आपने ये काम किया। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, और या तो आप पॉपुलिस्ट हैं और डेमोगॉग हैं और भीड़ को उकसा रहे हैं, और या तो आप अज्ञानी हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी क्या पावर है। तो बहुत मतलब दाल में
भाई दाल में काला तो है, काफी काला है। एलीट बच्चे हैं भाई, एलीट बच्चे हैं, एलीट बच्चे हैं, तो आईएएस के नाती हैं, प्रोफेसर और फिल्म फिल्म डायरेक्टर के बालक हैं, के सुपुत्र हैं। तो सीधी बात यह है कि न संघर्ष किया है, न नौकरी की है, न कोई काम किया है। अब कई लोग कहते हैं देखो ये तो रूजवेल्ट्स भी ऐसे ही थे, ये भी रूजवेल्ट जैसे निकल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई टेडी रूजवेल्ट बड़ी मेहनत किए थे और बड़े अच्छे स्टूडेंट थे हार्वर्ड में, और बड़ी एनर्जी थी। ठीक है, थोड़े उन्होंने भी काफी गलतियों से ज्यादा उन्होंने भी कई जो है चीजें की जो क्रूर आप कह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आदर्श था उनमें। हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं थे। तो राजा भोज और देश के लिए गोली खाए थे। हाँ, टेडी रूजवेल्ट देश के लिए गोली खाए थे, आप मान के कैसे चल सकते हैं कि गोली खाए थे? बिल्कुल। तो आप राजा भोज और गंगू तेली का कृपा करके जो है कंपैरिजन ना करें, कृपा करके दोनों की तुलना ना करें। बिल्कुल। पर यह है कि भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अरब दुनिया में भी, अमेरिका में भी आज के दिन ज़ोहरान ममदानी एक तरह के भगवान हैं, खुदा हैं, देवता हैं या कल्ट हैं। तो आज के दिन उनका जो है सितारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है। उगते सूरज हैं और उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, जिनको आप डॉन जी भी बोलते हैं, और वो उनकी एक नेशनलिस्ट छवि है। हाँ। और वो इमिग्रेशन के पक्ष में भी नहीं है। और अब दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी आ गए हैं, जिनको ओपन बॉर्डर्स चाहिए। अब एक देश में दो शख्स ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? पोलराइजेशन का समय है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट दिया, उन्होंने ही ज़ोहरान ममदानी के लिए दिया। बहुत से लोगों ने जिन्होंने बराक ओबामा को वोट दिया, उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को दिया। इस समय लोग दुखी हैं, उस समय लोग पीड़ित हैं। अमेरिका की पॉलिटिकल एलीट फेल कर गई है डिलीवर करने में। तो लोग ढूंढ रहे हैं जवाब, लोग एक्सट्रीम कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया इसको भी चांस दे लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और एक तरह से ज़ोहरान ममदानी का इलेक्शन अमेरिका के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि खराबियां क्या है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, खराबियां क्या है इंटरेस्ट ग्रुप्स, लेकिन एक तरह से अच्छा है कि भाई यूथ को बड़ा विश्वास है सोशलिज्म में, यूथ को बड़ा विश्वास है कि भैया नया सिस्टम। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, देखें कैसा जाता है। भाई अब लैटिन अमेरिका में लेफ्ट वोट आउट हो रहा है, बोलिविया तक में वोट आउट हो गया। तुम ही ने इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। क्यों हुआ? क्योंकि वो लेफ्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट, वो फेल कर गया ना। बोलिविया में काम नहीं किया, वो अर्जेंटीना में काम नहीं किया, कल को चिली में कोई फार राइट आ सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए हैं एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। दिक्कत ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है, दिक्कत ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, दिक्कत यह है कि सोशल मोबिलिटी, मतलब कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो आप को उठना समाज में बड़ा मुश्किल है, वो भी कम हो रहा है। जॉब्स की दिक्कत आ रही है, एआई और जॉब्स ले जाएगा, डेट बहुत है, स्टूडेंट डिफॉल्ट हो रहे हैं अब रिकॉर्ड नंबर इस पिछले क्वार्टर। तो अमेरिकियों का जीवन बड़ा कष्टदायक है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हाई है, लेकिन हेल्थ केयर बहुत महंगा है, बर्बाद हो जाते हैं लोग हेल्थ केयर। चाइल्ड केयर बहुत महंगा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत महंगी है। तो मान लो जो है किसी के बच्चे हो गए तो बेचारे जो हैं काम करते करते मरे आते हैं बस बच्चों को खिलाने के लिए। चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट, और अब ग्रोसरीज भी। तभी तो टैरिफ कम की हैं 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हो क्या गया है कि पॉलिटिशियन प्रॉमिस कर रहे हैं क्विक फिक्स। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा सब चंगा हो गया, वो भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। ज़ोहरान ममदानी कह रहा है मैं कैपिटलिज्म निकाल के सोशलिज्म ले आऊंगा, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा, मैं फ्री बसेस चला दूंगा, मैं फ्री चाइल्ड केयर चला दूंगा। अच्छी बात है यार, पैसे कहां से आएंगे? वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ देश है।
तो अभी क्या है कि लोग इतने दुखी हैं कि लोग मारे परेशानी के, और शायद शिक्षा का भी अभाव है अमेरिका में आज के दिन काफी विकट, वो वोट दे रहे हैं जो भी वायदे कर रहा है। भाई भारतवर्ष में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ अभी, भाई 10,000 रुपए दिए ना, 18 परसेंटेज पॉइंट्स या कुछ, पता नहीं 18 था कि 17 था, जो भी 15 से 18% परसेंटेज पॉइंट्स का स्विंग था औरतों के वोट में, बिल्कुल जीत गई भाजपा। तो आप वायदे करके लोगों की दिक्कतें, जैसे लोग किसी को दर्द हो रहा है, मान लो किसी के सर में ट्यूमर हो गया हो, सिर दर्द हो रहा है, आप उसको, पॉलिटिशियन आता है क्या, आता है मैं तुमको एनाल्जिन दे दूंगा, डिस्प्रिन दे दूंगा, पैरासीटामोल दे दूंगा तो सर दर्द कम हो जाता है। वोटर कहता है ठीक है, लेकिन क्या है ना कि दिक्कत क्या है कि आपका ट्यूमर वो ठीक नहीं कर रहा है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और यही हालत है पब्लिक फाइनेंसेस और करेंसीज को लेकर और सिस्टम्स को लेकर। तो थोड़ा टैक्स भी बढ़ाना होगा, थोड़ा खर्चा भी कम करना होगा, थोड़ा रेगुलेशन कम करना होगा कि भाई लोग बना पाए चीजें, आप जो है लोगों को काम करने दें, सांस लेने दें। तो रिफॉर्म बड़े पैने हैं और बहुत बड़ा सवाल है दुनिया भर की डेमोक्रेसी ये कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि आज के दिन डेमोक्रेसी में जो लोग जीत रहे हैं उनमें न चिंतन है, उनमें न मंथन है, उनमें न अध्ययन है। आज के दिन जो भी हो, विंस्टन चर्चिल दुष्ट रहा हो, इंपीरियलिस्ट रहा हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 उसको लड़नी आती थी। इसी तरह अगर वॉर के बाद देखें, क्लेमेंट एटली को नेशनल हेल्थ सर्विस क्रिएट करना आता था, ली क्वान यू को आज का सिंगापुर बनाना आता था, डंग जियाओपिंग को रिफॉर्म करके चाइना की इकोनॉमी ओपन करके, इट डज नॉट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस, उसको एक समाज को परिवर्तित करना, समाज में परिवर्तन लाना आता था अपने समाज में। यूरोप में भी पोस्ट वॉर जो स्टेट बना लोगों को करना आता था। आज के पॉलिटिशियन चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो दुनिया भर में अब सागर मंथन है, पहले विष निकलेगा, बाद में अमृत संभवतः। तो डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी निकले हैं। अब तो समय ही दिखाएगा यदि जोहरान ममदानी बदलाव लाएंगे या बिगड़ाव। नहीं, बदलाव तो लाएंगे, वो बदलाव ऐसा हो सकता है कि अच्छा ना हो, बुरा हो, मतलब बुरे बदलाव को ही तो बिगड़ाव कहते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी इंस्टाग्राम का कमाल चल जाएगा तो बिगड़ाव बदलाव में बन जाएगा। नहीं, आजकल तो सारी मैसेजिंग तो वहीं चलती है। इंस्टाग्राम की भी लिमिट आ जाएगी। जब लोगों को दुख दर्द होगा तो लोग रील से भी चट जाएंगे। रील तो अश्विनी वैष्णव भी बहुत बनाते हैं। रेल मंत्री नाम है मेरे पुराने क्लासमेट वॉटन के, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लेकिन अब उनको लोग रील मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो माया जो है सर्वदा नहीं चलती, कभी ना कभी विद्या का भी दौर आता है। बिल्कुल सर, इसी बात पे जोहरान ममदानी के एपिसोड का अंत करते हैं। धन्यवाद अतुल सर आज की चर्चा के लिए। नमस्कार। नमस्ते।